कभी सोचा भी नहीं था कि बाबूजी की इतनी दर्दनाक मौत होगी। इतना कहा कि अंकल की उम्र हो गई है, गाड़ी मत चलाया कीजिए, लेकिन बेकार की बातें मत सोचिए भैया। अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो इंस्पेक्टर इतनी इंक्वायरी नहीं करता। थोड़ा सब्र कीजिए। इंस्पेक्टर, आपने इंस्पेक्शन कर लिया है? इज इट नॉर्मल एक्सीडेंट या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि कार की ब्रेक लाइन टूटी हुई है और इसी वजह से आपके पिताजी दयानंद जी का एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। मारा गया है दादाजी को। 2 दिन पहले ही तो गाड़ी सर्विस होकर आई थी, ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो सकते हैं? दीक्षा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर, ये मेरी बेटी दीक्षा है। ये अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कुछ भी बोल रही है। आप इसकी बातों पर। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। दादाजी की कार 2 दिन पहले ही सर्विस होकर आई है। सब परफेक्ट था, बिलीव मी। उनका खून हुआ है। लेकिन किसने किया होगा तुम्हारे दादाजी का खून? मुझे पता होता तो मैं कातिल को साथ ही लाती। उसे दीक्षा, सदमा लगा है इसे। आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जाइए। क्या लगता है सर, दीक्षा सच बोल रही है या एक महज नॉर्मल एक्सीडेंट है? आप सवाल कम, काम ज्यादा कीजिए। विक्टिम के तीनों बेटे की जन्म कुंडली लेकर आइए मेरे पास। क्या पता चला? सर वो तो बता देती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि आपने एक्सीडेंट स्पॉट पर मुझसे इतना रूडली बात क्यों किया? आप तो ऐसे कभी नहीं करते। वहाँ मुझे प्रेशर लग गया था कामिनी जी। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब देने रुकता तो मामला खराब हो जाता। पैंट गीली और पीली दोनों हो जाती, इसलिए छोटी बात करके निकल गया। अब जल्दी बताओ, क्या कहती है सबकी जन्म कुंडली? जी सर, दयानंद जी का कपड़ों का कारोबार है, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से 2-3 सालों से अपने धंधे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उनके बेटों ने धंधे की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ऐसा होते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। रतन, सुरेश और मेहुल धंधे को बराबर संभाल नहीं पा रहे थे। वो दूसरा धंधा करना चाहते थे, लेकिन दयानंद जी ने इसकी परमिशन नहीं दी। बेटों के फोर्स करने पर दयानंद जी ने उन्हें अपने बिजनेस और जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे दी थी, जिससे तीनों बच्चे गुस्से में थे। मोटिव है सर। राइट, लेकिन मुद्दा यह है कि तीनों ने मिलकर अपने बाप को मारा है या किसी एक ने मौका देखकर चौका मारा है। इंस्पेक्टर, आप तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, मगर ये रास्ता तो आपके पुलिस स्टेशन को नहीं जाता। बड़ी जल्दी है आपको पुलिस स्टेशन जाने की। इंस्पेक्टर, पागल हो गए हो क्या? धीरे करो गाड़ी। नहीं कर सकता, ब्रेक फेल हो गए हैं। मर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। बच तो गए, लेकिन ये ब्रेक अचानक फेल कैसे हो गए? हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद भी जिंदा हो इंस्पेक्टर। इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बात की खुशी तो मना लो। काश पापा की गाड़ी चट्टान से टकराने की वजह ऐसे ही किसी रेत के टीले से टकराती तो वो। आपको ब्रेक ठीक करना आता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा आराम से चलिए। सुरेश जी, आराम से ही चला रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। ओह माय गॉड, आगे तो काली खाई है। सुरेश जी, हमें कूदना होगा। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं कूद सकता। नहीं कूदेंगे तो हम खाई में गिरकर मर जाएंगे। मैं नहीं कूद सकता। नहीं। बच गए, हम बच गए, हम बच गए। आपको ब्रेक ठीक करना आता है? क्या हुआ सर, ब्रेक फेल के नाटक ने कुछ काम किया? आप बहुत सवाल करने लगी हैं कामिनी जी, काम किया कीजिए। सर, बाथरूम में साबुन नहीं है, मेरे ड्रॉअर से लिक्विड सोप ले जाइए। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? गाड़ी का ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है मेहुल जी।
मैकेनिक को फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रहा। आप हटिए, ब्रेक मैं ठीक कर देता हूँ, मुझे इसकी नॉलेज है। अरे आप इतने बड़े बिजनेसमैन और ये काम, ऑटोमोबाइल में मैकेनिकल इंजीनियर हो इंस्पेक्टर। अगर पापा मुझे अपने काम में नहीं लगाते तो आज मेरा खुद का कार सर्विस सेंटर होता। एनीवेज, गाड़ी ठीक करूं प्लीज, बस 5 मिनट। लीजिए सर, ब्रेक ठीक कर दिया मैंने। थैंक यू। आपको तो सच में गाड़ी के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए आपने अपने पिताजी की गाड़ी, जो कि 2 दिन पहले ही सर्विस कराई थी, उसके ब्रेक्स इतनी सफाई से फेल कर दिए। आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर मेहुल। आप हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। आई नो तुमने ही अपने पिता का कत्ल किया है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने सुखी रहोगे। आपको पता है कि पापा ने मुझे ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर क्यों नहीं खोलने दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने दोनों बड़े भाइयों में सबसे ज्यादा काबिल हूँ और उनका बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं वही कर रहा था, लेकिन दोनों बड़े भाइयों के जिद भरे डिसीजन ही बिजनेस को चौपट कर रहे थे। इस बात को लेकर पिताजी का रतन भैया और सुरेश भैया से बहुत झगड़ा हुआ था। आप उनसे पूछिए ना, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। जितना प्यार वो मुझसे करते थे उतना ही मैं भी उनसे करता था। कामिनी जी, रतन और सुरेश को जल्दी बुलाइए, नहीं आए तो उठा कर ले आइए, लेकिन वो मुझे अभी पुलिस स्टेशन में चाहिए। मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी राक्षस औलाद है जिसने अपने ही पिता का खून किया है। जी सर, जी। आप भाइयों को क्यों बुला रहे हैं? उनके और पिताजी के बीच हुए झगड़े का राज खोलने के लिए। दादाजी, क्यों चले गए आप? आपकी बहुत याद आ रही है दादाजी। बेबी, दादाजी के खून में किसे पकड़ा गया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगी। अरे आप कब आई? कुछ पता चला? दादाजी की कार ब्रेक लाइन किसने कट की? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। वैसे आपके पापा और बड़े चाचा सुरेश जी कहाँ हैं? उनका फोन नहीं लग रहा है। वो दोनों तो कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। ठीक है, आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। सर, रतन और सुरेश दोनों बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर गए हैं, लेकिन मुझे वहाँ एक चीज अजीब लगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो दीक्षा किसी से हंस कर बात कर रही थी। है तो वो बच्ची ही, लेकिन मेरे सिक्स सेंस ने उस पर शक कर डाला। ये रही उसकी सीडीआर रिपोर्ट। एक कार और गेम ब्लॉगर है विक्की, उससे उसकी रोजाना बात होती है। शायद जब मैं वहाँ पहुँची थी तब भी वो उसी से बात कर रही थी। और एक्सीडेंट वाले दिन विक्की की मोबाइल की लोकेशन दयानंद के घर के आसपास की ही है। अगर ऐसा है तो हो सकता है दीक्षा हमसे माइंड गेम खेल रही है। ऐसा करो, रतन और सुरेश के आते ही दोनों को भी उठा लो। अब रोने से क्या फायदा? ये तो जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। बताओ, क्यों मारा दयानंद जी को? मैं और विक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी को ये बात पता चल गई थी। उन्होंने हमें दूर रहने की वार्निंग भी दी थी, जिसके कारण हम उनसे गुस्सा थे। उनकी वजह से ना तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे थे और ना ही मिल पा रहे थे। इस बात से चिढ़कर हम दोनों ने एक प्लान बनाया। उस दिन मैंने विक्की की डायरेक्शन में दादाजी की कार की ब्रेक लाइन और घर के फोन के वायर कट कर दिए। फिर प्लान के अनुसार जैसे ही दादाजी आए, विक्की, जो कि उस वक्त मेरे कमरे में ही था, वो वहाँ से निकला और दादाजी को देखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करके वहाँ से भाग गया। दादाजी कार लेकर उसके पीछे भागे, जिसके बाद वही हुआ जैसा सोचा था। एक्सीडेंट में दादाजी मर गए। मर नहीं गए, बल्कि मार दिया तुम दोनों ने। इंस्पेक्टर साहब, लगता है हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो मेरी बेटी ने ऐसा कुकर्म किया। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, ले जाइए। रतन जी, हर चीज माँ बाप नहीं दे सकते। कुछ फैसले बच्चों के हाथ में भी होते हैं। आपकी बेटी गलत ट्रैक पर अपनी चॉइस से गई है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पापा, आपके अकाउंट्स में 2 लाख रुपए कम है। आपने किसी को दिए हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं किया। अरे मैंने पूरे पीएफ के पैसे निकिता की शादी के लिए रखे थे बेटा। अरे अब क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने यदि किसी को दिए नहीं है तो पैसे कहाँ गए? कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया? मैं अभी बैंक जाकर पता लगाता हूँ।
मैनेजर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को भी 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं, फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए? सर आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपका अकाउंट चेक करवाता हूँ, सारी बातें पता चल जाएंगी। आइए आइए बैठिए। बैंक मैनेजर अपने लैपटॉप पर अकाउंट नंबर डालकर डिटेल चेक करने लगा। कुछ देर वो ध्यान से लैपटॉप पर देखता है, फिर लैपटॉप ऋतिक की ओर घुमाकर बोला, सर देखिए, आपने 4 बार में 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। पहले 35,000, फिर 55,000, फिर एक बार 45,000 और फिर ये देखिए आखिरी में 65,000 रुपए। ये देखिए पूरी डिटेल, डेट और टाइम दोनों ही मेंशन है। मैनेजर के लैपटॉप में पूरी डिटेल देखकर ऋतिक का सर घूम गया। आहा, मैं क्या, आपकी बात सही है, मगर मेरे पापा का अकाउंट किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक ही नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट हो कैसे गई? ऐसा कैसे हो सकता है? इस अकाउंट में तो मोबाइल नंबर लिंक है सर, ये रहा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक ने मोबाइल नंबर देखा तो हैरानी से बोला, सर ये नंबर किसका है? मुझे नहीं पता। वैसे ये नंबर हमारे अकाउंट से कैसे लिंक हुआ? ऋतिक की बात सुनकर मैनेजर भी चकरा गया और बोला, सर लगता है आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, आपको पुलिस के पास जाना होगा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर अब आप ही हमें बचा सकते हैं, प्लीज, मेरी बहन की शादी है और हमारे सारे पैसे लूट लिए गए हैं, कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। अरे 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 अरे, जरा शांति से बैठो, बैठो बैठो, ये लो पानी पियो, अब पूरी बात आराम से बताओ, क्या होगी बताओ। इंस्पेक्टर राठौर के समझाने पर ऋतिक कुछ देर खामोशी से बैठ जाता है और फिर उसके बाद ऋतिक ने उन्हें सारी बातें अच्छे से बताई। गजब चालबाजी है भाई, पहली बार सुनने में आ रहा है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और उसके बावजूद भी पैसा अकाउंट से गायब हो गया। वाह क्या तेज लोग हैं यार। तो भैया ऐसा है कि ये मामला साइबर क्राइम का नहीं बल्कि क्राइम का है। आप एक काम करिए, मुझे वो नंबर दीजिए जो आपके अकाउंट से लिंक हो गया है, अब यही नंबर इस पूरे खेल से पर्दा उठाएगा। इंस्पेक्टर राठौर के मांगने पर ऋतिक ने वो नंबर इंस्पेक्टर राठौर को दे दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी जी की ओर देखकर वो नंबर उनकी ओर बढ़ा दिया। कामिनी जी ने तुरंत वो नंबर लिया और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उस नंबर के ओनर का पता किया। नंबर एक सब्जी वाले का निकला। राठौर कामिनी जी के साथ तुरंत सब्जी वाले के पास पूछताछ के लिए पहुंच गए। हाँ सब्जी वाले भैया, हाँ भाई साहब, महाराज जरा ये नंबर बा तो देखो, ये तुम्हारा है का? है कैसन बात कर रहे हैं बाबूजी, रोड पर सब्जी बेचता हूँ, 2 वक्त का खाना ठीक तरह से नसीब हो ही जाए वह हमारे लिए बड़ी बात है। अरे ना हमारे पास कोनो फोन है और ना ही कोई नंबर, अरे ये सब तो अमीरन का चोचला है बाबूजी, हम कहाँ। इंस्पेक्टर राठौर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर ने अपने 2 आदमियों को सब्जी वाले के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने भी आकर बताया कि वो तो बहुत ही गरीब इंसान है, सब्जी वाला अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब इंस्पेक्टर राठौर सोच में पड़ गए क्योंकि ये क्राइम बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो कामिनी जी अब सीधा मैनेजर साहब को बुलवाइए आप, अब तो उनसे ही पूछताछ करनी होगी, बुलवाइए। इंस्पेक्टर राठौर के बुलाने पर मैनेजर वहां पर आ गए। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए आपके बैंक के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, तो उसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया है। मुद्दा ये है साहब, अब इस पूरे कांड में आपके बैंक का अंदर वाला भी कोई शामिल है। क्योंकि अकाउंट किसी और का, मोबाइल नंबर किसी और का, लिंक कैसे हो गया मैनेजर साहब? हैं? कैसे हो गई इतनी बड़ी लापरवाही? अब सर मैं मानता हूँ कि हमारे स्टाफ से गलती हो गई, मगर प्लीज सर इस बात को यहीं दबा दीजिए और वरना हमारे बैंक की बहुत बदनामी हो जाएगी। आपके बैंक की बदनामी किसी के जीवन भर की जमा पूंजी से ज्यादा बढ़कर नहीं है मैनेजर साहब। आप जल्दी अपने बैंक का इंटरनल ऑडिट कीजिए और ऐसे छोटे मोटे खातों में लिंक्ड नंबर की पूरी तरह से जांच कीजिए। आशा है आप हमारी जांच में पूरा सहयोग देंगे ना? सर हम लोग जनता की सेवा के लिए ही हैं, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। इसी खुशी में एक और बात सुनिए, आपकी टीम के साथ हमारी टीम लीडर कामिनी जी भी आपके साथ रहेंगी, है ना? कामिनी जी बैंक मैनेजर और एक CA मिलकर बैंक का इंटरनल ऑडिट कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने आया
और उसने भी अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। मैनेजर ने तुरंत उसका अकाउंट चेक किया और अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर उस व्यक्ति को बताया, तो उस व्यक्ति ने भी साफ मना कर दिया कि ये नंबर उसका नहीं है। अब मैनेजर भी परेशान हो गया था, क्योंकि ये उसके बैंक का दूसरा केस सामने आया था, जिसमें एक और अकाउंट होल्डर के साथ सेम फ्रॉड हुआ। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर राठौड़ को इस बारे में बताया। वो नंबर चेक किया गया तो वो नंबर बैंक के प्यून के नाम से रजिस्टर था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर ने जब बैंक के प्यून को बुलाकर पूछताछ की तो वो नंबर उसका नहीं था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब तो ये बात साफ है कि इसमें बैंक का कोई बड़ा अधिकारी मिला हुआ है। क्यों मैनेजर साहब, कहीं आप तो इन सब में शामिल नहीं है? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वाह मैनेजर साहब वाह, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो गया और आपको कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, अब तुरंत आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक नंबर की जांच करिए। वो उसके ओनर के हैं या नहीं है पता करिए आप, और जो मोबाइल नंबर उसके ओनर के नहीं है उस अकाउंट को कुछ समय के लिए सीज कर दीजिए। और कामिनी जी, आप एक लिस्ट बनाइए जिनके भी अकाउंट से इस 1 साल में पैसे निकाले गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं और कहां से ट्रांसफर हुए हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। इसके अलावा ओ मैनेजर साहब, इधर देखिए, आप आपके बैंक के वॉलेट में कब कब चेकिंग होती है और कितने लोग होते हैं वो बताइए आप। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अकाउंट सीज कर दीजिए। अरे मेरे बैंक का नाम खराब हो जाएगा सर। गजब आदमी हो यार आप। आपको आपके नाम की पड़ी है और यहाँ लोगों की मेहनत का पैसा जो खतरे में है उसका क्या? जो पूछा है उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए आप, बताइए। अब देखिए सर, मैं महीने में पहले रविवार को अकेले ही आकर पूरे बैंक को अच्छे से चेक करता हूँ, वॉल्ट और सिक्योरिटी दोनों। और वैसे भी पैसे ना तो वॉल्ट से चोरी हुए हैं ना ही सिक्योरिटी तोड़ के। हाँ, वो हमें भी पता है, लेकिन क्राइम को हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। वैसे थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ के कहने पर जब जांच की गई तो कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जिन पर अलग अलग लोगों के नंबर लिंक थे। ये नंबर भी ऐसे लोगों के नाम पर रजिस्टर थे जो कभी मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर सबसे बड़ा सवाल था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जांच के बाद एक पुलिस वाला राठौड़ के पास एक रिपोर्ट लेकर आता है और उनको देकर चला जाता है, और राठौड़ रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी कामिनी जी राठौड़ को परेशान देखकर कहती हैं, सर, आपको क्या लगता है इस पूरे वारदात के पीछे किसका हाथ होगा? क्योंकि जो कोई भी है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इतनी सफाई से क्राइम किया है कि कोई क्लू ही नहीं है। कामिनी जी, क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। ये देखिए, इस क्राइम का क्लू ये रहा। कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ ने रिपोर्ट कामिनी जी की ओर बढ़ा दी, जिसे देखते ही कामिनी हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए बोली, सर, आप कमाल हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? अपना तो ऐसा ही है। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी सर, मुझे सब पता है। कहकर कामिनी और राठौड़ दोनों बैंक जाते हैं और वहां काम करने वालों से लेकर मैनेजर को सबको एक कैबिन में बुलवाते हैं। अब ये सब कुछ क्या है सर? आप मेरे बैंक में हुए क्राइम के क्रिमिनल को तो ढूंढ नहीं रहे, उल्टा आप मेरे बैंक में आकर एम्प्लॉयज को अलग परेशान कर रहे हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपका मुजरिम कौन है? आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड? हाँ, जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन आपने तो सभी को ऐसे बुलाया जैसे सारे के सारे चोर हैं। आप सभी को इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुजरिम आप सब में से ही कोई है। कौन है? आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकाल दूंगा। अरे मासूम गरीबों का पैसा कौन खा रहा है? अरे कौन है तुम लोगों में से? बताओ, आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकालता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? आहा, मैनेजर साहब शांत हो जाइए, आप उसको जॉब से निकाल ही नहीं सकते हैं। अरे निकाल सकता हूँ, आप बस एक बार नाम तो बताओ सर उसका। हम आपको उसकी फोटो दिखा देते हैं, फिर आप ही बताना हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ, दिखाओ आप। कामिनी एक फोटो फ्रेम लेकर आती है और मैनेजर को दिखाती है, और उसको देख मैनेजर गुस्से में उस फ्रेम को फेंक देता है और कहता है, ये सब क्या है? आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं? असल में कामिनी एक शीशा लेकर आई थी जिसमें मैनेजर खुद को देखकर भड़क जाता है।
अब मैनेजर साहब, आप खुद से बताएंगे कि आपने कितने लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, या फिर मैं आपको बताऊं? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं समझा देता हूँ, दिक्कत क्या है। क्राइम करते वक्त मुजरिम खुद को कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना समझ ले, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और आपने तो क्या ही कहना है, 2 बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले आपने क्राइम के लिए बैंक के छोटे छोटे ग्राहकों की लिस्ट बनाई, जो बैंक में पैसा सेविंग के लिए रखते हैं, साल 6 महीने में एक बार अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं या निकालते हैं। उन ग्राहकों के अकाउंट को आपने गरीब लोगों के आधार कार्ड के जरिए कई जाली सिम बनवाली और उन नंबरों को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ दिया और फिर उन सिम के जरिए पैसा विड्रॉ किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप बता रहे हो। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, साबित कर सकता हूँ। चलो बताता हूँ मैं आपको। अब पहली बात तो ये कि आपने कहा कि हर महीने के पहली संडे आप बैंक आकर सिक्योरिटी और वॉल्ट चेक करते हो, है ना? हाँ, तो इसमें मैं कैसे मुजरिम हुआ? अरे आगे भी तो सुनो मैनेजर साहब। तुम ये रिपोर्ट देखो, जहां साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के साथ फ्रॉड हर महीने के पहले संडे को ही हुआ है। और चलो मान लिया कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जिस सर्वर से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, वो तो आपके बैंक का सर्वर निकला। और संडे वाले दिन जिस दिन आप बैंक आए, उस दिन तो कोई और बैंक आया ही नहीं होगा। तो आपके अलावा सर्वर और कौन इस्तेमाल करेगा? और दूसरी गलती ये कि आपने जो पेमेंट गरीबों के अकाउंट से चोरी की, वो आपने क्या दिमाग लगाया, अपने ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। और उसकी डिटेल्स भी इसी रिपोर्ट में है। वाह, गजब दिमाग लगाया। मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था। अगर तुम इस मामले में नहीं आते तो। जितनी सफाई से आपने क्राइम किया था, उसे देखकर लगा नहीं था कि आप इतनी आसानी से पकड़ में आओगे, मगर आपकी एक गलती ने आपको फंसा दिया मैनेजर साहब, हैं? कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ हंस रहे थे और दूसरा पुलिस वाला मैनेजर को पकड़ लेता है। सर, आप कमाल है, इतने छोटे से लूप होल से आपने क्रिमिनल को पकड़ लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। हेलो, खन्ना रेजिडेंस, कौन बोल रहा है? खन्ना साहब, आपके घर में किसी ने बम रखा है जो अगले 15 मिनट में फट जाएगा। किसने रखा है ये बम? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बस ये समझ लीजिए कि आपका बुला चाहने वाला हूँ। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? नहीं करना तो मत कीजिए। 15 मिनट बाद जब बम फटेगा तो अपने आप यकीन हो जाएगा। रखता हूँ। नहीं रुको, मैं यकीन करता हूँ। अब मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं मैं? जल्दी से भागिए और पुलिस को लेकर आइए, वही आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। मैडम, मैडम, मेरे घर में बम फटने वाला है जी, जल्दी चलिए। आप जरा शांत हो जाइए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ। कुछ भी बताने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम जी। मेरे घर में जो बम है वो 15 मिनट में फटने वाला है। अब चलिए जल्दी मेरे साथ। चलिए। ये सब क्या है? 15 मिनट तो कब के हो चुके। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक तो है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम जी। मुझे एक फोन आया था कि तुम्हारे घर में बम है जो 15 मिनट में फटने वाला है। वो शायद एक प्रैंक कॉल था। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आगे से ऐसा कॉल आए तो ध्यान रखना। जी मैडम।
कामिनी, मुझे भी ना बताए कहाँ गई थी तुम? सर, एक आदमी किसी को प्रैंक कॉल करके परेशान कर रहा था, तो उसी को देखने गई थी। ठीक है। अयो सर, मेरे घर में बम है, अब जल्दी चलिए सर। क्या कहा, बम? कामिनी जल्दी चलो, हमें पहुंचना होगा। रुकिए सर, कल भी एक प्रैंक कॉल का केस था जिसने फोन पर यही कहा था। जाने का कोई फायदा नहीं है सर। पर हम रिस्क नहीं ले सकते कामिनी, जल्दी चलो। सर, मेरे घर में किसी ने बम रखा है सर, जो 20 मिनट में फटने वाला। मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। ये सब आखिर हो क्या रहा है, देखना पड़ेगा। ये केस तो कुछ अलग ही है। कुछ अलग नहीं है सर, कोई लफंगा प्रैंक कॉल करके इन अमीरों को डरा रहा है बस। क्या कहा तुमने? अमीरों को? हाँ, ये सब हमारे इलाके के अमीर लोग हैं। कामिनी, पहला आदमी कौन आया था? चलो उसके घर। क्या बात है सर, आप इस वक्त यहाँ? तुम जब थाने आए तो तुम्हें आने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे सर जी। मतलब आने के 15 और जाने के 15, 30 मिनट। इतना समय बहुत है किसी को तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए। क्या तुम्हारे घर में कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर जी, सब पैसे गहने बिल्कुल सब सही सलामत है। सर, बाकी के 2 लोग भी हमारे थाने से दूर ही रहते हैं। इसी पैटर्न को पकड़ के चलें तो चोरी करने के लिए सबसे अच्छा मौका है था। कामिनी, उन बाकी 2 लोगों के नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उन्हें फोन करके पूछो कि उनके घर में उस प्रैंक कॉल के बाद कोई चोरी हुई है या नहीं हुई। सर, मैंने दोनों से पूछा, पर किसी के भी घर में कोई चोरी नहीं हुई। फिर क्या वजह हो सकती है? हेलो, पुलिस स्टेशन, क्या हुआ? सर जी, उस दिन मुझे पता नहीं चला, पर आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर से 2 गद्दे गायब हैं। बहुत महंगे गद्दे थे सर जी वो। ये तो बड़ा अजीब चोरी का केस है। कोई भला गद्दे क्यों चुराएगा? इन्होंने कहा ना महंगे हैं, इसलिए चुराए होंगे। कामिनी, बाकी 2 लोगों को भी इसके बारे में पूछो, उनके गद्दे भी गए होंगे। आप सही थे सर, उन्हें मेरे पूछने के बाद अभी पता चला। मतलब वो प्रैंक कॉल सिर्फ गद्दे चुराने के लिए था। नहीं कामिनी, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। कोई सिर्फ गद्दे चुराने के लिए इतना बड़ा प्रैंक कॉल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। नहीं सर, चोरी ही है, और क्या वजह हो सकती है? खैर, जाने दीजिए, मुझे गद्दे नहीं चाहिए सर जी। हाँ ठीक है, कितने बजे आएगा? ओके, थैंक यू राजू। सर, जैसा कि आपने कहा था, चोरी के दिन की घर के नजदीक की सारी सीसीटीवी फुटेज ले आई हूँ। पहले दिन जिस टेम्पो में गद्दे ले जाए गए, वही टेम्पो बाकी 2 जगहों पर भी था। कैमरे में चारों के चेहरे तो साफ नहीं दिखाई दिए, पर इससे लगता है कि ये सब किसी एक ही गैंग का काम है।
लगता नहीं कामिनी, एक ही गैंग का है और उन्हें हम आज रात पकड़ लेंगे। कैसे सर? मुझे अभी मेरे एक इन्फॉर्मर ने बताया है कि उसने एक ऐसी गैंग को देखा है और वो आज रात एक और चोरी करने वाले हैं। उस वक्त हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात है सर। रुको, हाथ ऊपर, नीचे उतरो। कामिनी, टेम्पो की तलाशी लो। क्यों भाई, चुराना ही था तो पैसे चुराते, गहने चुराते, गद्दे चुराने की क्या जरूरत आ पड़ी? जमीन पर सोते हो क्या तुम लोग? नहीं सर, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कर भी नहीं पाओगे बच्चे, राठौर के सामने खड़ा है तू। कामिनी, क्या तुम कभी इतने महंगे गद्दों पर सोई हो? नहीं सर, हमारी सैलरी में कहाँ ये सब आता है। तो जाओ, सोकर देखो। अभी? हाँ हाँ अभी। नहीं सर, जाने दीजिए सर। चुप कर तू, वरना तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। सर, इन महंगे गद्दों पर सोने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। इनमें दोष गद्दों का नहीं है। तो फिर किसका है? अभी दिखाता हूँ। इतने सारे पैसे किसके हैं ये सब? ये सब उन अमीर जादों का ब्लैक मनी है जो उन्होंने यहाँ छिपाया था। इन दोनों के साथ साथ उन अमीरों को भी जेल में डाल दो। सर, पर आपको कैसे पता चला कि इसमें पैसे हैं? उस दिन जब वो आदमी केस बंद करने के लिए बोल रहा था, तभी मुझे उस पर शक हो गया था कि हो ना हो उन गद्दों में तो कुछ है। और अब इन गद्दों की साइज देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। वाह सर, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है।